क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैग्नेटिज्म जो है वो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो देखेंगे। तो बेटा जी बिना टाइम वेस्ट किए पेन कॉपी निकाल लीजिए। हम लोग सारा लेक्चर जो है वो सब बच्चे नोट भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग करूं, ये मैग्नेट वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली ये जो मैग्नेट वर्ड आया ना, ये वर्ड आया है मैग्नीसिया से। मैग्नीसिया का मतलब होता है मैजिक, जादू। तो ये जो मैजिक वर्ड है, एक्चुअली हुआ क्या था, जब लोगों ने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों ने चीजों को एनालाइज करना शुरू किया, तो बहुत सारे सोसाइटी के जो मिथ्स थे वो लोगों ने बर्स्ट करने शुरू कर दिए। तो एक बार एक ऐसे इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैग्नेटिज्म का जो है वो स्टार्ट हो रहा था, या कहां से जो है वो चीजें ओरिजिनेट हुई, कहां पे पहले एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए गए, मैग्नेट आया कहां से, बना कैसे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो कुछ ना भेड़ चराने वाले जो है वो गवाले थे, तो उनके हाथ में ना लोहे की छड़ी रहती थी और वो अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ों के ऊपर जो है वो जाते थे। तो एक ऐसी चट्टान थी जहां पे जैसे ही वो पहुंचते थे अपनी भेड़ बकरियों के साथ, तो उनकी जो छड़ी थी वो उस चट्टान से जाके जो है वो चिपक जाती थी। तो वहां पे लोगों को लगता था यार भाई यहाँ पे कोई प्रेत आत्मा है या भूत है, या देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर जो इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो उसकी छड़ी को जो है वो खींच लेती है। तो धीरे धीरे जब रिसर्चेस हुई तो लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि ये जो चट्टान उस पर्टिकुलर लोहे की छड़ी को खींच रही है ना, वो एक स्पेशल तरह के कंपाउंड से मिलके बनी हुई है, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोल देते हैं, जो कि एक आयरन का कंपाउंड रहता है और एक मैग्नेट की तरह, नेचुरल मैग्नेट की तरह जो है वो एक्ट करता है और चीजों को जो है वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो वहां से मैजिक से मैग्नीसिया, मैग्नेट वर्ड्स जो है वो इसको सबसे पहले जो है वो दिए गए। तो लोग, हम लोगों की अगर हिस्ट्री की बात करें तो लोग मैग्नेट्स को पहले, अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने का काम जो है वो करते थे, जिससे हम लोगों ने मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। ठीक है, वो 500-600 साल पुराना, 800-1000 साल पुराना गूगल मैप्स जो था वो डायरेक्शंस बता रहा था लोगों को, जिसके अंदर लोग एनालाइज करते थे किस डायरेक्शन में कौन सा जहाज कब कहां कैसे कितने डिग्री पे जो है वो मूव करेगा। वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस का काम जो है वो उस पर्टिकुलर नीडल जो है वो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है हिस्ट्री के अंदर, कि अगर वो एक कंपास ना होती ना तो लोग कभी भी इधर से उधर ट्रेड ना कर पाते, इधर से उधर मूव ना कर पाते, समुद्री इलाकों में कभी युद्ध ना जीत पाते। तो वो एक कंपास की मदद से, जो एक मैग्नेटिज्म के इतिहास की बिगिनिंग जो है वो हो रही थी, वहां से जो है वो इस चीज का इतिहास जो है वो शुरू हुआ है। तो काफी ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल थिंग है, जिसको हम लोगों को सबको जो है वो समझना चाहिए। तो मैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। ठीक है, देखो कुछ टाइम तक जब ये कंपास वगैरह बन रहे थे या मैग्नेट्स लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो लोग सोचते थे एक मैग्नेटिज्म एक अलग चीज होती है और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग जो है वो चीज होती है। ठीक है, इनमें कोई भी रिलेशन जो है वो लोगों ने, किसी ने फाइंड आउट जो है वो नहीं किया था। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है ओएस्ट्रेड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो है, इनको कंपास बड़ी पसंद थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किया करते थे। तो एक शाम वो जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो वो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने जैसे होता है ना, टेबल पे आए और टेबल पे लाके कंपास रख दी और अपने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। तो जैसे ही उन्होंने इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर से, जहां पे ये बैटरी जो है वो हम लोगों के पास लगी हुई है, तो इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर से जब करंट पास किया, इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस थे, और ये जो यहां पे कंपास पड़ी हो तो कंपास में डिफ्लेक्शन होने लगी। उनको लगा यार मैं तो यहां पे करंट पास कर रहा हूं, इन दोनों कंपासेस और सर्किट्स के बीच में तो कोई फिजिकल कनेक्शन बिल्डअप ही नहीं हो रखा। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि जब मैं इसके अंदर से करंट पास कर रहा हूं तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये हम लोगों के पास जो है वो डेविएट करती है। तो इस चीज के अंदर इस आदमी ने, ओएस्ट्रेड ने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए। जब इसने जो है वो करंट को कभी उल्टा दौड़ाया, करंट को ज्यादा अमाउंट में दौड़ाया, कम अमाउंट में दौड़ाया, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में इस पर्टिकुलर नीडल को, जो मैग्नेटिक नीडल है, उसको प्लेस करके देखा, तो उसने एक कंक्लूजन दिया। वो ये कंक्लूजन दिया कि जब भी एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर से
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करती है, जब भी एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर से करंट जो है वो पास करता है, तो उस सर्किट के अंदर कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, एक चुंबकीय किरणें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, एक इनविजिबल नॉन फिजिकल चीजें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जो इस पर्टिकुलर कंपास के साथ, जो कि एक मैग्नेटिक कंपास थी, उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और उसके अंदर जो है वो क्या चीज जो है वो कॉज करती हैं, एक डिफ्लेक्शन को जो है वो कॉज करती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पहले तक जो मैग्नेटिज्म था वो एक अलग फिनोमिना था, मैग्नेटिज्म को अलग तरीके से देखा जाता था, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो एक अलग तरीके से देखा जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपेरिमेंट है हिस्ट्री का, मैं इसको मानता हूं, जिसने हम लोगों के पास एकदम मॉडर्न फिजिक्स की जो है वो शुरुआत की, मॉडर्न चीजों की जो है वो शुरुआत की, इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो शुरुआत की, करंट की जो है वो शुरुआत की, उनके प्रोडक्शन के मेजर्स की जो है वो शुरुआत की। और ये जो फिनोमेना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नया इजाद हुआ, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये क्या फंडा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम लोगों के पास? ये फंडा बेसिकली हम लोगों के पास इस चीज को बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट different things, they are the same aspect of the same entity, they are the two different aspects of the same entity। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, एक मान लो सिक्का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसकी एक साइड इलेक्ट्रिसिटी को बता रही है, दूसरी साइड मैग्नेटिज्म को बता रही है। मतलब इन शॉर्ट कहने का ये है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से अलग नहीं है और ना ही मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से अलग है। जहां पे भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वहां इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होगी, और जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वहां मैग्नेटिज्म होगा ही होगा। ये पर्टिकुलर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोगों के पास शो करता है, जिससे हम लोगों ने फ्यूचर के अंदर, मतलब यहां से अगर ऑयस्टर्ड के फ्यूचर की बात करें तो उसके फ्यूचर के अंदर हमने बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस को जो है वो बनाया। देखो हमेशा फिजिक्स के अंदर ना एक रिवर्स थिंकिंग का प्रोसेस जो है ना वो रहा है। अगर आप साइंटिस्ट की जर्नी देखो, उनका हिस्ट्री देखो, अगर आप जानो कि उन्होंने कैसे चीजों को जो है वो सोचा, कैसे अप्रोच करा, तो उसके बाद फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो इन पर्टिकुलर चीजों पे किए ऑयस्टर्ड के बाद जो है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, रिवर्स थिंकिंग का क्या प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूं। करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिज्म को, देखो ना, करंट पास हुआ तो मैग्नेटिज्म आया, तभी तो कंपास जो है वो घूमी, क्योंकि बिना मैग्नेटिज्म के डिफ्लेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये मैग्नेटिज्म किसने प्रोड्यूस किया? जो इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो पर्टिकुलर करंट जो है वो यहां पे एक मैग्नेटिज्म को जो है वो कॉज कर रहा है, और हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म जो है वो इस कंपास को क्या कर रहा है, हम लोगों के पास मूव जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं एस्पेक्ट इस चीज का देखूं तो इसका रिवर्स थिंकिंग की बात करते हैं कि अगर मैग्नेटिज्म हम लोग कहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या दे रहे हैं तो क्या वहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है वो हो सकता है? देखो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म हमने बना लिया, क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है क्या? क्योंकि अभी हमने बोला दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, या एक ही एंटिटी के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो इसका आंसर निकला यस। हिस्ट्री के अंदर अगर आप इस इलेक्ट्रिकल मोटर्स का, जनरेटर्स का कॉन्सेप्ट देखो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, उसके अंदर बेसिकली मैग्नेटिज्म का ही तो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना, कंपास जो है वो घूमी, फिर हमने सोचा क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन पाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म से बन पाई। ये पर्टिकुलर सोचना ही एक एक्सपेरिमेंटली सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसमें लोगों ने जो है वो मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल करके, मैग्नेटिज्म को चेंज करवा के उस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया, जिसको हम लोग एसी जनरेटर्स, डीसी जनरेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्री के अंदर जो है वो देखा गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसका एस्पेक्ट था, जो कि एक बेसिक आपको जो है वो पता होना चाहिए। मैं अभी इसको जो है वो एक बार यहां से भी हम लोग जो है वो रीड कर लेते हैं। तो देखो किसी भी वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिज्म को जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यही मैग्नेटिक इफेक्ट है कि वायर के अंदर करंट चलेगा तो मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगा।
उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडा, ये मैंने आपको जो है वो समझा दिया। डिफ्लेक्शंस जो है वो कॉज हुई, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास जो है वो एक बार आप ऐसा करो, ये जो है ना इसका एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे साइड पे जो है वो खड़ा हो जाता हूँ, आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बार ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा गैजेट जो बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग रहता है। कौन कौन सी चीजों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है? आयरन को, स्टील को, निकल को और कोबाल्ट को। तो मैग्नेट एक ऐसा गैजेट है जो मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब ऐसी जो है वो किरणों को स्थापित करता है, इस तरह की रेडिएशंस को अपने अंदर से निकालता है कि उसके रास्ते में अगर ये कोई भी प्रेजेंट है तो वो अट्रैक्टेड जो है उसकी तरफ फील करता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों के पास मैग्नेट होता है। अगर मैं मैग्नेट की बेसिक डिजाइन की बात करूं तो मैग्नेट, मान लो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है जो इस तरह की शेप का है। इसमें मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, लेकिन यहां पे एक नॉर्थ पोल होता है और एक जो है वो हमारे पास साउथ पोल जो है वो रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था आपको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी आपस में जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज देखी गई थी कि जो ओपोजिट है, मतलब ये कॉम्बिनेशन के चार्जेस जो है वो हम लोगों के पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट जो है वो चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिज्म में अगर दो मैग्नेट्स का नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने आ जाए तो ये नॉर्थ नॉर्थ जो है वो हम लोगों के पास क्या कॉज करेगा, रिपल्शन जो है वो कॉज करेगा। और सिमिलरली अगर साउथ और साउथ भी एक दूसरे के सामने आ जाए तो वो भी एक रिपेल करेगा या रिपल्शन को जो है वो कॉज करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ऐसे एक दूसरे के सामने आ जाएं तो ये हम लोगों के पास जो है वो क्या चीज जो है वो कॉज करेंगे, ये अट्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो कॉज करेंगे। तो यहाँ पे भी एक फंडा वैलिड है कि अगर तो लाइक पोल्स हैं मैग्नेटिज्म के तो वो तो रिपल्शन दे रहे हैं, अगर अनलाइक पोल्स हैं, अलग अलग पोल्स हैं, तो वो हम लोगों के पास क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन जो है दो पर्टिकुलर मैग्नेट्स के बीच में जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स जो है वो हम लोगों के पास अट्रैक्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका देखो ये अट्रैक्शंस हो रही हैं, ऑब्जर्वेशन हुई तो हमने रीजनिंग शुरू की कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो क्यों हो रही होंगी। फिर इसी को लेके हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक मतलब ये रहता है कि इन पर्टिकुलर मैग्नेट्स के अंदर से एक ऐसी फील्ड निकलती है जो चीजों को या तो अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है या रिपेल करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखती है। तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से ये जितनी भी फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे देखी थी, क्योंकि देखो फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्व किया फिर उसको रीजन दिया, ठीक है। तो रीजनिंग में मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जिससे हम लोग बहुत सारी चीजों को जो है वो आंसर कर पा रहे थे, जिसके बेसिस पे हमने जो है वो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकल रही है, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो कॉज कर रहे हैं। तो ये एक काफी अच्छा फिनोमेना था जिससे बहुत सारे रीजंस जो है वो हम लोग बता पाए और बना पाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे निकलती है। तो इसको आप हम लोग समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों के पास एक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास निकल रही है। इस तरह से कैसे निकल रही है, पहले तो एक चीज आप देखो कि मैग्नेटिक जो लूप्स है वो एक क्लोज्ड लूप जो है वो बनाती है। क्लोज्ड लूप बनाने का मतलब क्या है, हम लोगों के पास अगर एक पॉइंट से जो है वो स्टार्ट होगी तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो है वो क्या करेगी, एंड जो है वो करेगी। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो इसमें हम लोगों के पास देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जो है
नॉर्थ से स्टार्ट करती है और साउथ पे जो है वो हम लोगों ने मतलब जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसमें उस पर्टिकुलर एंड को हम लोग जो है वो अपने पास नॉर्थ पोल बोल देते हैं। और जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एंटर कर रही हैं, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो घुस रही हैं वापस आके मैग्नेट के अंदर, उस चीज को हम लोग जो है वो साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक रिप्रेजेंटेशन है कुछ लाइंस का एक मैग्नेट के अराउंड। ये पाथ फॉलो करती हैं नॉर्थ टू साउथ, जिसको हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बोल देते हैं। इनकी डायरेक्शन क्या चीज को जो है वो शो कर रही है, अब ये भी समझना। देखो ये लूप मैंने ऐसे क्यों बनाया, मतलब ये ऐसे सर्कुलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट के अंदर मैं यहां पे अगर कोई भी चीज रख रहा हूं जो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आती है, तो उसकी ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर इस मैग्नेट के ऊपर मैं यहां पे कोई चीज रख रहा हूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेट के ऊपर यहां पे कोई चीज रख रहा हूं जो इसके इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो ये बेसिकली हमने क्या चीज को बना रखा है, हर पॉइंट पे ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से या एक कॉन्सेप्ट बना कैसे, मैं एक बार यहां पे फिर से जो है वो इसको ड्रॉ करके समझाता हूं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैंने यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा था, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा, यहां पे देखा इधर को फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इन सारी डायरेक्शंस में जहां पे फोर्स लग रहे थे इन सबको जो है वो ऐसे ज्वाइन करके एक फील्ड बना दी। तो ये फील्ड बेसिकली एक एक लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट क्या चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट जो है वो हमारे पास किस चीज को बता रहा है, डायरेक्शन को जो है वो बता रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जो है वो लग रहा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम जो इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है उसको इसकी इन्फ्लुएंस में लाके जो है वो रखें, इस चीज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये फील्ड लाइंस को हम लोग जो है वो ड्रॉ कैसे कर रहे हैं। तो देखो बेटा जी, ये हम लोगों के पास नॉर्थ पोल है, ये हम लोगों के पास क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझो कि ये सारा का सारा क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व जो है वो होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बोल रहे हैं क्लोज्ड कंटिन्यूअस है, ये तो यहीं रोक दी हमने, तो ये बेसिकली पता कैसे जा रही है फील्ड, ये कुछ ऐसे जा रही होगी। इट इज समथिंग लाइक दिस, जो हमने यहां पे ड्रॉ नहीं कर रखी, बस बता रखा है कि इधर को निकल गई, आना उसने वापस इसी पोल पे। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों के पास क्या होगा, एंटर जो है वो करेंगी। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने बेसिकली कैसे ड्रॉ की ये मैं समझा चुका हूं। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे पास होती है। ठीक है, अब ये मैंने बताया आपको कैसे जो है वो हम लोगों ने फॉर्म की। हमने मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखे और उनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखी और फिर देखा कि वो किस तरफ फोर्स लग रहा है, वहां पे जो है वो हमने उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक चीज आती है, एक पॉइंट पे ना हम मान लो एक मैग्नेट के ऊपर एक जगह पे ऐसे हमने किसी चीज को रख दिया, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मतलब है। अब एक पॉइंट पे ना दो डायरेक्शन में फोर्सेज नेट नहीं हो सकते। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई चीज हमने रखी है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझना, मान लो मैंने कुछ यहां पे रख दिया, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स जो है वो इधर को लग रहा था, तो मैंने मान लिया इधर को फोर्स लग रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं कर सकती, कारण इस चीज का समझना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कट करने का मतलब क्या है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करो। ये बता रहा है कि फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये बता रहा है तो फोर्स इधर को लग रहा है। फोर्स तो एक डायरेक्शन में लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसल आउट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम रैंडमली अपना इंडिविजुअल लूप और इंडिविजुअल पाथ को जो है वो फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि
एक पॉइंट पे जहां पे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि फोर्स इधर को लगेगा, ये बता रहा है फोर्स जो है वो इधर को लगेगा, जबकि फोर्स एक ही डायरेक्शन में जो है वो लगता है। ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है वो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को जो है वो कट नहीं करती और ना ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पे जानने वाली, वो क्या है, इस चीज पे भी हम लोग फोकस करते हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्टेन रीजन में होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, और किसी रीजन के अंदर अगर कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वहां पे कंपैरेटिवली कम और लेसर फोर्स जो है वो हम लोगों के पास एक्सर्ट जो है वो हो रहा है। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये फंडा भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सबने जो है वो सीख लिया। दूसरा एक चीज और सीखना बेटा जी आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हम लोगों के पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और इधर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी। दिस इज, अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मूव करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे स्टार्ट होगी और ऐसे जो है वो मूव करेगी। और अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं, मैग्नेट के अंदर की बात करूं, तो मैग्नेट, क्योंकि देखो अभी हमने बात की कि इसने तो क्लोज्ड लूप बनाना है, ये क्लोज्ड लूप तो बना नहीं, इसका क्लोज्ड दायरा तो हुआ ही नहीं। क्लोज्ड करने के लिए तो मेरे को इस धागे को, इस थ्रेड को जो है इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इस रे को जो है वो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इस फील्ड को जो है वो दूसरी फील्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो फंडा हो गया आउटसाइड की स्टोरी का। इनसाइड की अगर मैं स्टोरी की बात करूं ना भाई, इनसाइड की स्टोरी बहुत अलग है। इनसाइड की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के पास मूव करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट की बात की जाए तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों के पास जो है वो मूव करती हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड लूप जो है वो हमेशा फॉर्म करती है। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जीरो होती है इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि ये पॉइंट है यहीं पे एंटर कर रही है और यहीं से लीव कर रही है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग बोलते हैं उसका इंपैक्ट जो है फोर्स का वो नलीफाई हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट जो है वो हम लोग जीरो जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यार कहीं पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमने बोल दिया इस पर्टिकुलर रूम में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वली अलाइंड है और एक ही डायरेक्शन में जो है वो चल रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस तरह से पैरेलल लाइंस जो है वो शो कर देंगे। अगर कहीं पे अपने को रिप्रेजेंट करना पड़े तो इस पर्टिकुलर तरीके से पैरेलल लाइंस या पैरेलल एरोज जो है वो हम लोग शो कर देंगे, जो कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट से मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है और सारे डिस्टेंसेस आपस में जो है वो बराबर ही शो हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हम लोग इसको शो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होती है जब इसको मैग्नेट के आसपास लेके आते हैं। देखो मैग्नेटिक कंपास की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हमने सीखा क्या, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के सामने लेके आओगे भैया, कोई ना कोई पोल तो एक दूसरे के सामने आ जा रहा होगा, तो वो तो एक अट्रैक्शन रिपल्शन का फिनोमेना कॉज करेगा ही, तो बट ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। तो जब भी कोई इसको आप जो है वो सामने लेके आते हो तो वो डिफ्लेक्शन को कॉज करता है, और मैं होप कर रहा हूं ये क्लियर है। इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सारा जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मान लीजिए बेटा जी हमारे हाथ में जो है वो एक वायर है, ठीक है, और वायर के अंदर ये सप्लाई हमने जो है वो अपने अडेप्टर के साथ जो है वो लगा दी, और यहां से करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में फोन की तरफ जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको जो है वो दिखाने के लिए बता देता हूँ। फोन जो है वो मैंने उठा लिया, ठीक है, और हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको अडेप्टर के अंदर जो है वो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए वायर को
पहले तो राइट हैंड से काम करना है सारा, चाहे लेफ्ट हैंड हो, फिर भी ये बहस नहीं करनी है किसी को कि भैया मैं तो राइट हैंड यूज करता ही नहीं हूं, ठीक है, मैं तो लेफ्ट हैंड यूज करता हूं, कोई मतलब नहीं, आपको राइट हैंड ही यूज करना है, ठीक है। तो राइट हैंड के अंदर जो है वो वायर को पकड़ो और थंब को, अंगूठा, इसको उस डायरेक्शन में पॉइंट करो जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे हमने बोला कि करंट नीचे से आ रहा है ऐसे, और मैंने वायर को इस डायरेक्शन में पकड़ लिया और थंब को उस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया जिस डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा कर्ल ऑफ द फिंगर्स है ना, दिस पर्टिकुलर कर्ल ऑफ द फिंगर्स, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर वायर, देखो अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जो है वो इस चीज को डिस्कस किया कि कोई भी तार जिसके अंदर जो है वो करंट पास कर रहा है, ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो प्रोड्यूस करती है। वहां पे हमने इतना जो है वो समझा। क्वेश्चन ही आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उस चीज को हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। वायर को आपको राइट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंड में थंब को आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मैं आपको समझाता हूं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थंब जब जाएगा तो ये जो हमारे पास कर्ल ऑफ द फिंगर को बता रहा है, ये जो कर्ल है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो यही हम लोगों के पास जो है वो ये लॉ है जिसको हम लोग अपने पास क्या बोल देते हैं, राइट हैंड थंब रूल जो है वो बोल देते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल को हम लोग जो है वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लो, ये करंट इधर को जा रहा था, मैंने राइट हैंड में इसको जो है वो होल्ड किया और ये जो लूप बन रहा है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लूप बनाएगा ही। अब ये जो लूप बन रहा है हम लोगों के पास, ये बेसिकली किस चीज को बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है वो बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे पकड़ी हुई है वायर, करंट ऊपर को जो है वो जा रहा है, वायर हमने पकड़ ली, कर्ल ऑफ द फिंगर्स इस तरह से जो है वो होगा ये तार के अंदर। तो ये जो कर्ल बता रहा है ये हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम लोगों के पास बता रहा है। अब इसको लाइन टू लाइन जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट इसका क्या बोलता है। जब भी व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड में हम लोग होल्ड करते हैं और थंब उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, फिंगर्स जो रैप अराउंड हो रखी है कंडक्टर के अराउंड, वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है वो बताती हैं, जैसा कि यहाँ पे शो हो रखा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट हैंड थंब रूल जो है वो हम लोग बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट में पॉइंट करेगा और जो फिंगर्स का सर्कल है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोगों के पास बताता है। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये चीज जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ना मैं ये एक्सपेरिमेंट भी आपको समझाता हूँ। हमने बेसिकली क्या करना है, इसको ना आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो ये कोई बोर्ड लिया आपने, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर से आपने जो है वो हम लोग, ये फट जाएगा, ठीक है, तो एक सेकंड मैं ना इसको बना के बताता हूँ आपको, रुको, मिल गया। तो इसके अंदर हम लोग एक होल कर देते हैं, ठीक है, तो ये होल जो है वो हमने इसके अंदर कर दिया और इस होल के अंदर से मैं एक वायर जो है वो निकाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बनी हुई हैं इसके ऊपर, मैं कुछ ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है, ये बना दिया हमने, ठीक है। और ये जो ऊपर नीचे वाली तार आपको दिखाई दे रही है ना, इस तार को मैंने सर्किट से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो शो हो रखा है। तो ये सेटअप जो है वो मैंने बनाया और इसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो नीचे है। तो इसका मतलब हमने ये मान लिया कि करंट जो है वो इस तरह से ऊपर से जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये चीज जो है वो सबको क्लियर है। अब एक चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है ना, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो वायर को जो है वो ऐसे पकड़ लो राइट हैंड से और थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट कर लो जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है मेरे पास, ये चीज जो है ये हम लोगों के पास किस चीज को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बता रही है। अब ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन इसको समझे कैसे, समझने का तरीका इसको बेस्ट है, वो पता क्या है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग क्या लेते हैं, आयरन फिलिंग्स जो है वो ले लेते हैं। आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहे का थोड़ा चूरा जो है वो हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं और इस सर्किट को जो है वो कनेक्ट करेंगे वायर के साथ, और जैसी लोहे का चूरा जो है हम लोग वायर के अंदर से करंट पास करेंगे
और इसको थोड़ा सा हल्का सा टैप कर देंगे। टैप करेंगे तो पार्टिकल्स थोड़ा जंप करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन करके एक पैटर्न जो है वो फॉर्म करेंगे। मतलब ये जो सारी बात हम लोग राइट हैंड थंब रूल की कर रहे हैं ना, देखो ऑब्जर्वेशन है भाई, ऑब्जर्वेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट अगर कर दो तो सब लोग जो है वो चीजों को अच्छे से मान जाते हैं। तो दिस इज हाउ साइंस इज डेवलप। तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हमने आयरन फिलिंग्स लिए, इसके अंदर से करंट जो वो पास किया, करंट पास किया तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगी। तो जैसे ही हमने आयरन फिलिंग्स रख के टैप किया तो आयरन फिलिंग्स के अंदर जो आयरन है उसने एक सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में जो है वो अपने आप को अलाइन कर लिया, जो इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि जो राइट हैंड थंब रूल है वो एकदम बात सही कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर तरीके से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर जो भी आयरन की चीज है वो अपने आप को जो है वो अलाइन कर लेती है। तो ये हम लोगों के पास जो है इस चीज का फंडा जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसका जो है वो कॉन्सेप्ट आगे जो है वो रीड करता हूं। ये मैं रख के आता हूं जरा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर ये जो लूप हम लोगों के पास बन रहा है, ये लूप देखो ना, ये ऐसे था, ये ऐसे इधर को इस डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे थंब नीचे को है और कर्ल ऐसे है, तो कर्ल ये एग्जैक्टली ऐसे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मैं ऊपर से देखूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो यहां पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रहेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो कि एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जो है वो होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड को ना बेटा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना ज्यादा इस वायर के अंदर से करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना दूर हम लोग इस पर्टिकुलर वायर जो करंट कैरिंग वायर है उससे खड़े होंगे तो उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली ना मैं आपको इसका फॉर्मूला ही बता देता हूँ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो है वो यहाँ पे ये रहता है। ठीक है, आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानने की जरूरत है, वो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाय R है। I बाय R मतलब करंट ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है भाई, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोगों के पास होगी। और इस वायर से जितना दूर है हम लोग, बहुत ज्यादा दूर है, मान लो ये वायर यहाँ पड़ी और ये पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे है, बहुत ज्यादा दूर है, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा नहीं होगी। जितना मैं नजदीक रहूंगा इस पर्टिकुलर वायर के उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस जो है वो कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो डिस्टेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फंडा जो है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती ये हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप जो है वो कैसे होने वाली है। बहुत ही सिंपल है, ये ना डायग्राम एनसीईआरटी ने बना तो रखा है लेकिन मेरे को भी बहुत टाइम लगता है इसको समझने में, तो मैं ना इसको ऐसे समझाता हूँ आपको एक सिंपल तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या ज्यूम करना है, ये शायद आपको एंड जो है वो दिख रहा हो और सबको पता है ये आईफोन का, पुराने वाले आईफोन्स का चार्जर है, और ये सॉकेट के अंदर जो है वो जाएगा अडेप्टर के अंदर, और यहाँ पे आईफोन जो है वो कनेक्ट होगा। ठीक है, और करंट ऊपर की डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा, लो पकड़ ली वायर मैंने, ऊपर की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब वायर अगर सीधी है तो आप अगर सामने से देख रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब आप, ये आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और मेरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को बाहर निकल रही है। ये ऐसे एक लूप जो है वो फॉर्म हो रहा है। चाहे मैं वायर को ऐसे पकड़ लूं यहां से, चाहे मैं वायर को यहां से पकड़ लूं, ये लूप की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, करंट की डायरेक्शन भी वायर के अंदर पूरी की पूरी सेम है। ये पॉइंट सबको जो है वो क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर वायर को एक ऐसी सर्कुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, देखो वायर का जो थंब है वो मेरा डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब इसमें हर पॉइंट पे मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन थंब की ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर को है, आप अगर ध्यान से देखो तो इधर को अंदर को जा रही है। मैंने यहां से वायर को पकड़ा, आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर अंदर को जा रही है, करंट ऊपर को चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को, करंट इधर को चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को, इधर से पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ये देखो आपकी साइड से ऐसे अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से एंटर कर रही है, इधर से एंटर कर रही है पूरी की पूरी वायर में। अगर आप कहीं से भी इसको पकड़ के देख लो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ लो आप पूरी की पूरी वायर को, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को ही है। ये पॉइंट मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको जो है वो क्लियर है। अब इसके अंदर जो है
वो आपको क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हम लोगों के पास, ये देखो अब मैं ना ये वाला सिमुलेट करके बताता हूं आपको। इस पर्टिकुलर जगह पे इसने करंट जो ऐसे फ्लो करा रखा, तो यहां पे देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इसको होल्ड करते हैं वायर को ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरफ जो बेंड कर रहा हूं, तो आप यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बाहर को है। ये देखो कैसे आप पकड़ा, कैसे मैंने इसको आगे, इसको मैंने कैसे पकड़ा, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, थंब मेरा इधर को है, कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे है, यहां से कर्ल ऑफ द फिंगर निकल रही है, यहां से पकड़ो कर्ल ऑफ द फिंगर यहां को निकल रही है, यहां से पकड़ो कर्ल ऑफ द फिंगर, हर जगह से कर्ल ऑफ द फिंगर यहां से निकल के इधर को जा रही है, यहां से निकल के इधर को जा रही है, यहां से निकल के इधर को जा रही है। ये पॉइंट आपको सबको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सब जगह पे, हर पॉइंट पे हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की डायरेक्शन में ही जो है, क्योंकि देखो वायर थी, हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और इसको जो है वो ऐसे होल्ड कर लिया। अब इसी वायर को तो सर्कुलर बना दिया, डायरेक्शन ऑफ द करंट तो सेम ही रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ इस तरह की बाहर की तरफ जो है वो डायरेक्शंस हम लोगों के पास होती है, ठीक है। अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं, जहां से ये वायर जो है वो बंधी होगी नीचे को, तो इन कॉर्नर्स पे बात की जाए तो इन कॉर्नर्स को भी ऐसे होल्ड कर लो आप, ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखो ये 2D तो नहीं है, 3D है, ठीक है। ऊपर की तरफ वायर ऐसे जा रही होगी और हमने ऐसे होल्ड कर लिया। मान लो वायर इधर को जा रही है, ये वायर है, ये इधर को जा रही है, हमने ऐसे होल्ड कर लिया। लूप कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो दिस शोज द सर्कुलर लूप। ये सारा सर्कुलर लूप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास दिखा रहा है। तो ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक सर्कुलर लूप के अंदर किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो होगी। तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और बाहर की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी जो है वो एंटर कर रही है। अब क्वेश्चन आता है जो ध्यान से आपको समझना है, वो ये कि ये लूप है, मान लो आपके पास, इस लूप में ऐसे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और एक लूप मैं ऐसे ले रहा हूं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, ठीक है। तो आप कैसे जो है वो इस चीज को बताओगे। अब इमेजिन करो आप इसको पकड़ रहे हो अपने हैंड में और थंब ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो आपने कैसे पकड़ी, इधर से आपका हाथ एंटर किया और इधर से आपका हाथ जो है वो बाहर को निकला, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को निकल रही है। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा पोल है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को निकलती है, दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल। तो कभी भी किसी लूप के अंदर से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप बिल्कुल सामने आपके एक लूप पड़ा है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा है, तो जो फेस को आप देख रहे हो दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो निकल के बाहर की साइड पे जो है वो हम लोगों के पास एंटर कर रही है, इसीलिए ये नॉर्थ पोल जो है वो हो गया। अगर इसकी बात करूं मैं, तो आपने ये वायर को कैसे पकड़ा, देखो ऐसे पकड़ोगे वायर को, जा थंब आपका डायरेक्शन में होगा तो ये अंदर को जा रहा है, इस डायरेक्शन से अंदर को जा रहा है, इस डायरेक्शन से अगर अंदर को जा रहा है तो ये बेसिकली मेरे पास कौन से वाला पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो ये हम लोगों के पास जो पोल हो गया साउथ पोल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब लूप इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट। लूप का जो फ्रंट वाला फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, लूप का जो बैक वाला फेस है वो हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल की तरह जो है वो एक्ट करेगा। तो ये हम लोगों के पास पूरा का पूरा फंडा हो गया कि मैग्नेटिक लूप के अंदर अगर करंट जो है वो पास कर रहा है तो वो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो बिहेव करेगा। एक साइड नॉर्थ पोल वाली रहेगी और दूसरी साइड हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल वाली रहेगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये इतना कॉन्सेप्ट जो है वो सब बच्चों को क्लियर है। इसकी थ्योरी जो है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने क्या क्या जो है वो मेंशन कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सर्कुलर लूप में नियर द करंट कैरिंग लूप, एज वी मूव अवे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम्स बिगर, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट है इसके अंदर। तो जैसे जैसे देखो मैं इसके पास रहूंगा तो सर्कल का लूप छोटा होगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे दूर जाता रहूंगा लूप से, क्योंकि मैंने वायर पकड़ी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाता रहूंगा, ऑब्वियसली आप इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे थोड़ी लाई कर रहे हो जो बिल्कुल पास है, आप ऑब्वियसली उसके दूर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे तो लाई करोगे जो उसके दूर है। तो दूर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियसली सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो सर्कल लूप है वो हम लोगों के पास जो है वो थोड़ी बड़ी डायरेक्शन में जो है वो हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं।
सेंटर पे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। एट सेंटर ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस। ठीक है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट मेरे को यहाँ पे समझाना है वो ये है, आप सेंटर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट हो। ठीक है, सेंटर का मतलब ये है कि बिल्कुल बीच में से जो निकलती हैं, देखो इधर की तरफ जो बेंडिंग हो रही है वो इधर को कॉन्वेक्स है, मतलब इधर की तरफ है, घूमी हुई है। जाते 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 ये कर्वेचर थोड़ा देखो ना, ये थोड़ा सा ज्यादा, ये आप इसको अगर एक चीज अंडरस्टैंड करो ना, इसके अंदर जो बिल्कुल पास में लूप है ना उसका रेडियस थोड़ा छोटा है। जैसे जैसे लूप बड़ा होता रहता है रेडियस बहुत बढ़ता रहता है। बहुत दूर जाके ये तकरीबन तकरीबन सीधा ही फील होता है। ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर से हम लोग छोटा सेक्शन ही देख रहे हैं। छोटे सेक्शन, बहुत बड़ा अगर सर्कल का रेडियस है, ठीक है, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। अब इस चीज को फील करना, आप मान लो सड़क पे चल रहे हो तो आपको अर्थ का कर्वेचर, यू कांट फील द कर्वेचर, इट विल फील स्ट्रेट टू यू। ठीक है, आप कर्वेचर को फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे वही दूर जो मैग्नेटिक फील्डिंग चली है वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही अपीयर करेगी। ठीक है, ये फंडा इस चीज का जो है वो हम लोगों के पास है कि रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोगों के पास स्ट्रेट फील जो है वो करेंगे। अब इसमें जो पॉइंट जो ध्यान देने वाला वो क्या है, जितना ज्यादा करंट हम लोग इस लूप के अंदर से पास करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के पास होंगी, और जितना लूप का रेडियस बड़ा होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होंगी या सेंटर पे जो है वो प्रेजेंट होंगी। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स सेंटर। सेंटर की बात जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये देख लो, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल जो है वो बना दिया। इसके सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना ज्यादा करंट है, इसके सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये रेडियस ऑफ द लूप है। जितना बड़ा रेडियस ऑफ द लूप होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, और जितना छोटा रेडियस ऑफ द लूप होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो होगी। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाय R जो है वो इस पर्टिकुलर केस में भी वैलिड है। ठीक है, तो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट ज्यादा पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा रहेगी। अब देखो ना, रेडियस अगर मैं इस लूप का जो है वो बड़ा करता रहूं, इतना बड़ा कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस जो है ये हम लोगों के पास जो है वो होता है। एक चीज और यहाँ पे हम लोगों ने जो वो मेंशन नहीं कर रखी, अगर मैं जैसे इसको देखना जरा ध्यान से, ये एक लूप था, अब मैंने क्या करा, एक और लूप बना दिया इसके साथ, और उसके बाद एक और मान लो बहुत लंबी वायर है मेरे पास और मैंने बहुत सारे लूप जो है वो यहाँ पे बना दिए, बहुत सारे नंबर ऑफ लूप्स बना दिए। तो जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो नंबर ऑफ लूप्स पे भी डिपेंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जो अंडरस्टैंड करना है। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चौथा पॉइंट है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या लूप्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे हमारे पास उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर वायर के, सर्कुलर वायर के सेंटर में जो है वो होगी। क्यों? ऑब्वियसली इस वायर का अपना मैग्नेटिज्म ऐड होगा, इसका अपना मैग्नेटिज्म सेंटर का ऐड होगा जब इनको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का मैग्नेटिज्म सेम ही डायरेक्शन में है। देखो इसका मैग्नेटिज्म किधर है, इसका मैग्नेटिज्म मान लो उधर की तरफ है, ये वायर हमने कनेक्ट करी, करंट तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोनों में, इसका मतलब दोनों के अंदर मैग्नेटिज्म सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों का मैग्नेटिज्म ऐड होगा। मैग्नेटिज्म इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो इसीलिए नंबर ऑफ लूप्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर फंडा भी जो है वो सबको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं और सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी ये लूप्स की बात हम लोगों ने करी। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक लूप थी और मैंने बहुत सारे इस तरह के लूप्स को जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट करके जो है वो एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर से जो है वो पास कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही ये लूप इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर से फ्लो करके पास करेगा तो इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्रोड्यूस होगी। हर लूप की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ लूप्स हैं जिस वजह से सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और हम लोगों के पास जो है वो एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सोलेनॉइड है ना, इट बेसिकली बिहेव्स लाइक अ पार मैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो इधर से निकल रही है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जैसे बाहर मैग्नेट बिहेव करता है या बाहर मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वैसे ही सोलेनॉइड की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो होती हैं। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जैसे इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड की बात करो, अगर यहां से सोलेनॉइड के अंदर करंट इस तरह से जो है वो लूप के अंदर हमारे पास जो है वो फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ पोल है, जैसे यहाँ पे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये जो है वो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं वो साउथ पोल की तरह जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, अब एक चीज सोचने वाली है, वो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी भी सोलेनॉइड की। मान लो मेरे को सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, बड़ी जबरदस्त चीज है यार ये सोलेनॉइड जो है, एकदम हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है ह्यूमैनिटी के अंदर इस सोलेनॉइड का। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोगों ने बनाए, मान लो ये ऐसा देखो, जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है ना, वो भैया नेचुरल ही रहेगा। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स है। मतलब अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट जो है वो बन जाएगा, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ चक्कर मैं बढ़ा दूं उसके अंदर, उतना वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो बनता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनॉइड की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni है। मतलब हम अपने हिसाब से, अपनी विल के हिसाब से वी कैन कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर मेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेट चाहिए तो मैं उसमें ज्यादा लूप्स डालूंगा और ज्यादा करंट पास करूंगा। अगर मेरे को कम स्ट्रेंथ का मैग्नेट चाहिए तो मैं उसमें कम लूप्स डालूंगा और कम करंट जो है वो पास करूंगा, जिस वजह से दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज इन आवर कंट्रोल। तो इसी को हम लोग जो है वो एक फंडा हम लोग इसके अंदर जो है वो यूज करते हैं, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास इसके अंदर से नहीं होगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव जो है वो नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जब चाहा मैग्नेट बना लिया, जब चाहा उसको मैग्नेटिज्म से जो है वो हटा दिया। तो ये एक रेवोल्यूशन के तौर पे जो है वो सोलेनॉइड्स जो है वो हम लोगों के पास एक्ट करते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने का जो काम है हम लोगों के पास वो हम लोग सोलेनॉइड्स से जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ लूप्स हैं जो कि कॉपर वायर्स से बने हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो इनके द्वारा प्रोड्यूस होती है वो सिमिलर टू बार मैग्नेट होती है, ये मैंने बता दिया। हर टर्न के अंदर जो है वो अपना मैग्नेटिज्म होता है, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो मैं जो आपको अभी समझा चुका हूं वो ये है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके तीन मेथड्स हैं। दो मैंने डिस्कस कर लिए, ये वाला नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ करंट का जो अमाउंट है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट आता है, इस चीज पे जो है वो आप ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से जो है वो इसको समझना। तो ये हम लोगों के पास क्या है, मान लीजिए बेटा ये हम लोगों के पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या रखा, एक सॉफ्ट आयरन जो है वो रख दिया। ये हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सॉफ्ट आयरन कोर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर रख दी, आपको पता है आयरन अगर मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में है ना तो आयरन भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। आपने कभी इस चीज को फील किया हो, मान लो ये पूरा का पूरा बोर्ड एक मैग्नेट है, ठीक है, मैंने इस बोर्ड के साथ जो है वो यहाँ पे अपना एक आयरन का पीस जो है वो टच कर दिया, और इसके ऊपर मैं छोटे छोटे आयरन के पीसेस जो है वो लगा के देख रहा हूँ, तो ये टच कर रहे हैं। क्योंकि आयरन की एक बहुत बड़ी खासियत है, आयरन जो अपनी फील्ड लाइंस हैं उनको अलाइन कर लेता है। एक टर्म यूज करते हैं डोमेन्स, ठीक है, ये कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट अभी आपके सिलेबस का नहीं है, ये हम लोगों के पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके चैप्टर्स हैं, उसके अंदर 12th में जो है वो आप देखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आयरन अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेट के साथ जो है वो अलाइन कर लेता है, मतलब मैग्नेट के जैसा जो है वो बन जाता है उसके साथ जाके। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आयरन की बड़ी खास है, क्योंकि देखो सोलेनॉइड जो है उसके अंदर करंट पास हुआ, उसका मैग्नेटिज्म आया, साथ में हमने आयरन डाल दिया, उसने अपना मैग्नेटिज्म उसके साथ अलाइन कर लिया, तो मैग्नेटिज्म बढ़ गया ना। देखो एक तो लूप की वजह से मैग्नेटिज्म, एक तो ये रेड कलर के लूप्स की वजह से मैग्नेटिज्म है, एक हमने इसके अंदर आयरन कोर डाली जिसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, तो मेरे पास तो टोटल मैग्नेटिज्म और बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे मेरे को फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है कि इन तीन तरीके मेरे को मिल गए, एक नंबर ऑफ टर्न्स, एक करंट और
तीसरा तरीका क्या है कि मैं कुछ ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर टाइप का जो है वो इसके अंदर डाल दूं जो मैग्नेटाइज हो जाए करंट के पास होने से और वो भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फंडे को हम लोग इससे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर ना हम लोग एक टर्म आती है कि सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब है, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज कर रहे हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर के मटेरियल की बहुत बड़ी खासियत है। वो क्या कि जैसे ही मैं करंट बंद करूंगा ना ये बिल्कुल फिर से आयरन बन जाएगा। मतलब ये वही बात होगी, करंट चलाया इसने भैया अपनी प्रॉपर्टीज ही बदल ली। ठीक है, और जैसे ही मैंने जो है वो करंट बंद किया ये फिर से जो है वो शांत होकर आयरन की तरह जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, करंट चलाया तो प्रॉपर्टीज अलग, करंट बंद करा तो प्रॉपर्टीज अलग। तो जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन जो है वो फिर से एक आयरन की तरह बिहेव करता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन जो है वो फिर से एक मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करता है। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर आपको जो है वो समझना है सोलेनॉइड्स के अंदर। ठीक है, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये जो है वो फंडा आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो हमारे पास टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड की तरह, और परमानेंट मैग्नेट्स स्टील से बने होते हैं और इनकी एक सर्टेन मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, और अपना मैग्नेटिज्म बहुत इजीली लूज नहीं करते हैं। अपना मैग्नेटिज्म हीट करने से लूज होता है वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन ये अपना मैग्नेटिज्म इजीली लूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक कॉमन सा जो है वो एक डिफरेंस आपको जो है वो जानना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आ रही है डिफरेंस और दूसरी साइड पे परमानेंट मैग्नेट्स आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी रेडिली डीमैग्नेटाइज्ड, इनको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, स्विच ऑफ कर दो डीमैग्नेटाइज, काम खत्म। स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स, लूप्स और सॉफ्ट आयरन कोर्स जो है वो बदल दो, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बदली जाएगी। इसके अंदर देखो स्ट्रेंथ को नहीं बदला जा सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस, मैंने अभी बताया सॉफ्ट आयरन को डाल दो तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो हम लोग अपने पास बना सकते हैं। लेकिन जो है वो यहाँ पे वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही रहते हैं इसके कंपैरिजन में जो है वो देखा जाए। इसके अंदर पोलैरिटी चेंज की जा सकती है। देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप करंट फ्लो करवाओगे तो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन ही बदल जाएगी एक पर्टिकुलर मैग्नेट के अंदर। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग कोई पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, जो पोल्स मैग्नेट्स के होते हैं वही सेम पोल्स जो है वो मैग्नेट्स के हमारे पास रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, मैंने डिस्कस किया नहीं आपके साथ अभी तक। मैग्नेट्स जो है ना जो ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं मैग्नेट्स के, मैग्नेट्स हमेशा इस दुनिया में डाई पोल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जहां पे नॉर्थ पोल है वहां साउथ पोल होगा ही होगा। मतलब आज तक भी हमने कोई ऐसा मैग्नेट डिस्कवर नहीं किया या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो मैग्नेटिज्म में नहीं डेवलप किया जिसके अंदर मोनोपोल्स जो है वो हो रहे हो। मतलब एक सिंगल पोल जो है वो हमारे पास मैग्नेट की तरह जो है वो एक्ट कर रहा हो। ठीक है, मतलब खाली नॉर्थ पोल कहीं पे बना दिया हमने, खाली साउथ पोल कहीं पे बना दिया, वो नहीं हुआ। मैग्नेट्स हमेशा डाईपोल्स की फॉर्म में ही जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ है तो नॉर्थ साउथ होगा ही होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा ही होगा। अनलाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में वी हैव द पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटली, वी हैव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटली। ठीक है, लेकिन मैग्नेट्स में वी कांट हैव द नॉर्थ पोल सेपरेटली और साउथ पोल सेपरेटली। ठीक है, वी कांट हैव डजंट मीन दैट वी विल नेवर हैव। आज तक अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ कि हमने मैग्नेट के मोनोपोल्स को सेपरेट आउट जो है वो कर दिया। ठीक है, और अगर ये हुआ तो इट विल बी अ नेक्स्ट नोबेल प्राइज विनर फॉर श्योर। ठीक है, तो ये एकदम पक्का है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में से काट दो, हो गया काम खत्म, सो सिंपल, मेरे को मिले नोबेल प्राइज। लेकिन आप अगर थोड़ा सा जानो तो जैसे ही मैं इसको कट करूंगा ना तो हमारे दिमाग में लग रहा है कि भैया नॉर्थ साउथ अलग तो हो गए, लेकिन जैसे ही इसको कट करा तो अब ये वाला जो एंड है ना ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, ये वाला एंड नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे जा रही थी, आपने बीच में से काट दिया, जहां से मर्जी काट दो उस पॉइंट से ही मर्ज आउट होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, जहां से ही मर्ज आउट होने शुरू हो जाएगी वो अपने आप ही नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरे वाला अपने आप ही साउथ पोल बन जाएगा। जहां से मर्जी कट कर दो, क्योंकि फंडा क्या है, फंडा ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ऐसे कहीं से मर्जी कट कर लो इसको, जहां से मर्जी इतना सा पोर्शन निकाल लो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहां एंटर कर रही है, इसका मतलब ये नॉर्थ और ये क्या साउथ। तो कट करते रहो, जहां तक मर्जी कट करते रहो, नॉर्थ साउथ पोल्स को अभी तक आज तक सेग्रीगेट जो है वो नहीं किया गया है, ये हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा जी हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो होने वाला है। लेफ्ट हैंड को जो है वो आपको इस तरीके से रखना है, एक ये फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब, ये दोनों इस तरह से प्लेस करो कि ये सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मतलब थंब जो है वो देखो यहाँ पे इट इज मेकिंग अ राइट एंगल विद द इंडेक्स फिंगर, इट इज अ मेकिंग राइट एंगल विद द मिडिल फिंगर,
ठीक है। और ये जो है वो जिस डायरेक्शन में मर्जी रख लो, तीनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है, ठीक है, यहां पे जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस चीज को। ये फिंगर मेरे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट को बताती है, ये वाली। ये फिंगर मेरे पास जो है वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, मतलब किस चीज को, मैग्नेटिक, सॉरी ये वाली फिंगर, ये फिंगर बता रही है किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। पहले मैं इसका फंडा जो है वो स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखो ये वायर, मान लो ये हम लोगों के पास, मैं एक मिनट वायर लेके आता हूं यहाँ पे, और ये वायर जो है वो मैं लेके आ रहा हूं, और ये वायर को जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। इस वायर के अंदर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब मेरे राइट हैंड से इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैंने घड़ी डाली हुई है, ठीक है। और नहीं ऐसे नहीं, और यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे साथ जो मेरी हेल्प करे मैं कोशिश करूंगा, स्टिल मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और हम लोगों के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ही मैं वायर को इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे लेके आऊंगा ना, और इस वायर के अंदर से करंट पास कराऊंगा, सोचो क्या होगा। जैसे ही वायर के अंदर से करंट पास होगा, वायर का अपना मैग्नेटिज्म आ गया। जैसे ही वायर का अपना मैग्नेटिज्म जो है वो आएगा, ये पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। मतलब अगर मैं करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे लाके छोड़ दूं, तो इस पर्टिकुलर वायर पे एक डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगेगा। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि वायर के अंदर से जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, और इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझो, मैं आपको करके बताता हूं। मान लो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर को लगेगा, ठीक है। तो देखो आपको राइट हैंड लेना, करंट के साथ अपनी ये वाली फिंगर अलाइन करो, मिडल फिंगर, ये वाली फिंगर अलाइन करो करंट के साथ, और ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करो। जो ये थंब है ये किस तरफ जा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है थंब। और ये थंब किस चीज को बता रहा है, ये थंब इस चीज को बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब अगर इस पर्टिकुलर वायर को मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाऊं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ हो, ठीक है, जैसे यहां पे मेंशन्ड है, ठीक है, तो ये वायर किधर को मूव करेगी, वायर इधर को मूव करेगी। इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आपकी तरफ जो है ये वायर परपेंडिकुलरली जो है वो मूव करने की टेंडेंसी जो है वो रखेगी, ठीक है। मैं एक और केस लेके चलता हूं। मान लो करंट जो है वो इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, फिर क्या होगा, देखो अब आप ये तो आप करंट की तरफ लेके जा नहीं सकते, करंट की तरफ तो इसी को लेके जाओगे, ठीक है। अब ये कैसे करें, मतलब ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी उलझन आ जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों के पास ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ता है, घूमना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पहले अपना ये मिडल फिंगर को जो है वो करंट के साथ अलाइन करो, उसके बाद ये वाली फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होगी, ये दोनों फिंगर्स अलाइन होगी राइट हैंड की, और ये थंब किधर को जा रहा है, अंदर को जा रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। थंब अगर अंदर को जा रहा है तो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो इस पर्टिकुलर जगह पे लगेगा वो अंदर की साइड पे जो है वो लगेगा, ठीक है। अगर वायर इधर करंट चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस पे फोर्स इधर को लगेगा, ठीक है। यही चीज जो है वो हम लोगों के पास लेफ्ट हैंड थंब रूल से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली फोर्सेस किस डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास लग रहे हैं, वही हम लोग जो है वो बता रहे हैं। तो फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट और फोर्स को जो है वो रिप्रेजेंट हम लोगों के पास जो है वो करता है। और इसी चीज को हम लोग अपने पास क्या बोल देते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर वायर के अंदर से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग आते हैं एक पर्टिकुलर वायर कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रखा है, और उसके ऊपर किस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगेगा, वो चीज हम लोग जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये सेटअप को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये सेटअप में क्या है, एक करंट कैरिंग सोर्स है, ठीक है। करंट यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वायर के अंदर से ऐसे चल रहा है, यहाँ से लूप में जा रहा है, ठीक है। इधर से गया करंट, इधर से गया और इधर से गया। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो करंट बेसिकली कुछ ऐसे फ्लो करा आपके सामने, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा
नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो फ्लो करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए इस वायर के ऊपर, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास करंट है। अब करना जरा कोशिश इस चीज की, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इधर को, ठीक है, और सॉरी ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है इधर को, ठीक है, यहां पे देख लो तो इधर को, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर को। तो इस पे अगर मैं ये वाले सेटअप को लगाने की कोशिश करूं, तो ये जो मेरे पास थंब है ना, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को बता रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लो। ये वायर ना एक्चुअली ये 3D के अंदर ना शायद आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा हो, मैं आपको ना ये समझाता हूँ। दिस इज बेसिकली लाइक ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे है ये सेटअप जो है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे टेढ़ा दिखाया हुआ है, इट इज नॉट एक्चुअली टेढ़ा। 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रखी है घटिया सा डायग्राम बना के एनसीईआरटी वालों ने। तो ये देख लो, ये है बेसिकली, ठीक है, ये थंब मेरा नॉर्थ पोल है, ये ऊपर वाला साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। करंट किधर को चल रहा है, इधर को चल रहा है। तो लेफ्ट हैंड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इधर को चल रहा है, तो लगाओ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इधर को चल रहा है, वायर किस तरफ मूव करेगी, आपकी तरफ। देख लो यही चीज है इसमें भी, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो इसमें ये बोल रहा है दिस वायर इज मूविंग टुवर्ड्स, जिस तरह से ऐसे ऐसे पड़ी हुई है ना वायर, तो इस पे फोर्स लग रहा है, इधर को जा रहा है, ये वायर इधर को जा रहा है। दिस इज एक्चुअली द यहाँ पे रीजनिंग जो है, ठीक है, लेकिन यहाँ डायग्राम से थोड़ा अलग तरीके से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। थंब इज माई नॉर्थ पोल, ये इज माई साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फायर जो है वो हमने यहाँ पे डाल दी, और करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं लेफ्ट हैंड से समझाता हूँ। देखो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से नॉर्थ से साउथ, थंब किधर आ रहा है, थंब आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब वायर किधर को मूव करेगी, ये वायर इधर को मूव करेगी। सिंपल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो आप लोगों को जो है वो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों के पास ये बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर वायर विल मूव आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट से ऐसे बाहर की डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से, ठीक है। एक बार वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख लो कैसे जो है वो मैंने ये बताया आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर दोबारा से जो है वो इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, करंट इधर को चल रहा है, ठीक है। तो करंट इधर को चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, थंब इधर को है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर आपकी तरफ। तो वायर कैसे मूव करेगी, वायर ऐसे मूव करेगी। यही इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे समझा रखा है। और इस चीज को अगर आप देखो तो एक्सपीरियंस इज अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरफ देखो, ये वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर ऐसे, और फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर है इस तरफ, ठीक है। तो यही यहाँ पे अंग्रेजी में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हाँ, बट ऑब्वियसली अगर मैं वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन बदल दूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे ही है, ठीक है, और वायर की डायरेक्शन मैंने बदल दी करंट की। देखो पहले ऐसे जा रहा था करंट, इधर को जा रहा था करंट, अब मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी। ऑब्वियसली जो थंब पहले आपकी तरफ पॉइंट कर रहा था अब ये बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सिंपल है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड। इसको रिवर्स किया जा सकता है करंट की डायरेक्शन को बदल के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू द वर्टिकली डाउनवर्ड इंटरचेंजिंग द पोल्स। अब ये भाई बहुत सारे सेटअप्स हैं, करंट की डायरेक्शन बदल दो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दो, ठीक है। अब मैं एक करके बताता हूं आपको। देखो ये करंट इधर चल रहा था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बदल दी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पहले ऊपर को थी, ठीक है, अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है और करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास नीचे को है और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो थोड़ा हाथ को मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अब नीचे को हो रही है, पहले ऊपर की तरफ थी, थंब किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। तो आप जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके देख लो, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलोगे फोर्स बदल जाएगा, करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो भी जो है वो फोर्स बदल जाएगा। और पहले केस में जैसे कि मैंने आपको समझाया, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए जो मर्जी हो आप बस ये अपने अलाइन कर लो प्रॉपर तरीके से, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देगा ही देगा और बहुत प्रॉपरली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो निकलेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड भी जो है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो ये शॉर्ट सर्किटिंग हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट्स के तौर पे कर रहे हैं, और पहले तो ना ये फंडा मैं आपको अलग तरीके से वैसे समझाता हूँ। तो शॉर्ट सर्किटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हम लोग जो अंडरस्टैंड करेंगे अभी। और इसको आप देखो, मान लो ये कोई पर्टिकुलर सर्किट है, बहुत सारे रेसिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, और
ये हमारे पास कोई सोर्स ऑफ बैटरी है, ये ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेसिस्टर जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। ये 5, ये 10, ये 15 और ये 25 ओम के रेसिस्टेंसेस मैंने जो है वो ले लिए इसके अंदर, और ये टोटल हमारे पास बने 40, 50 और 55 और 550 वोल्ट की मैंने बैटरी जो है ऐसी रैंडम वैल्यू जो है वो ले ली, ये वाली, ठीक है। या 55 वोल्ट की जो है वो मैं बैटरी ले लेता हूं और आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज को अंडरस्टैंड करना। तो 55 वोल्ट की बैटरी जो है वो मैंने ले ली। अब आप अगर एक चीज ध्यान दो तो ये सारे सर्किट के अंदर जो रेसिस्टेंसेज हैं वो सीरीज के अंदर है, ठीक है। और सीरीज में जो रेसिस्टेंसेज होते हैं, ठीक है, ये फंडा मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको पता होगा, आप सारे रेसिस्टेंसेस को ऐड कर दो तो सीरीज के रेसिस्टेंसेस जो है वो बन जाएंगे, और जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऐड कर दो तो 55 ओम के बराबर जो है वो आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं करंट निकालूं तो वोल्टेज है मेरे पास 55, करंट का फॉर्मूला होता है V/R, 55/55 इसकी रेसिस्टेंस है, तो इस सर्किट के अंदर से 1 एम्पियर का करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहां तक सब बच्चों को जो है वो क्लियर है। अब मैंने क्या किया, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग से मतलब क्या है, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बहुत ही लो रेसिस्टेंस की वायर से, बहुत ज्यादा लो रेसिस्टेंस की एक पर्टिकुलर तार से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है करंट बहुत आलसी है, करंट कहता है भैया मैं इतनी ज्यादा रेसिस्टेंसेस मेरे सरफेसेस पे जो है वो मेरे को देखने को मिल रही है, मैं इधर से फ्लो ही क्यों करूं, ठीक है। क्यों ना मैं इस पर्टिकुलर जगह से फ्लो कर दूं, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, इसको छोड़ के ना सर्किट को, मैक्सिमम करंट इस सर्किट को छोड़ के विल फ्लो लाइक दिस, इस तरह से जो है ये फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, और उसको शॉर्ट मिल गया, शॉर्ट पाथ मिल गया, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट उसको मिल गया फ्लो करने के लिए। अब इससे हुआ क्या, इससे करंट की वैल्यू देखो कितनी हुई, बैटरी की वोल्टेज कितनी है 55 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितनी है हमारे पास 5, क्योंकि यही अब मेरा मेन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा, तो ये 11 एम्पियर हो गया, ठीक है। आप अभी इसको छोड़ दो, मैंने देखो एक्चुअल में इसका रेसिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा टोटल, ठीक है, वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है वो जनरेट करेगा, कुछ थोड़ा बहुत करंट इधर जाएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि शॉर्ट सर्किट ने क्या किया, एक बहुत लो रेसिस्टेंस वाला पाथ दिया, जिससे मैक्सिमम करंट ही इस पर्टिकुलर जगह के अंदर से फ्लो कर गया, और यहां से करंट गया ही नहीं, जिस वजह से मेरे पास जो है वो अब इस सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 11 एम्पियर का। देखने वाली बात है यार, देखो बहुत बड़ी चीज है ये चीज जो है, पहले सर्किट के अंदर से जो है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, अभी सर्किट के अंदर से सडनली शॉर्ट हुआ सर्किट और 11 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो करने लग गया। अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान से तो हीट जो जनरेट होती है किसी भी सर्किट में वो I²RT के प्रोपोर्शनल जो है वो होती है। अगर सर्किट के करंट जो है वो पहले 1 एम्पियर का था, अब 11 का हो गया, तो 121 टाइम्स, क्योंकि I का स्क्वायर करना पड़ेगा, हीट हो जाएगी 120 गुना हीट होगी। छोटी सी वायर यहां से यहां लगी, हीट 120 गुना होगी। मैंने सॉल्व करके बताया देखो आपको, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने करंट निकाला, मैंने दिखाया करंट देखो 11 टाइम्स हो गया। करंट अगर 11 टाइम्स हो रहा है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है, तो हीट 121 गुना जो है वो हो जाएगी। तो एक छोटे से सर्किट के अंदर से हीट इतनी होगी, हो सकता है तारे मेल्ट कर जाए, आग लग जाए, हीट प्रोड्यूस इतनी ज्यादा जो है वो हम लोगों के पास होने लगी। इस चीज को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंडा है हम लोगों के पास एक शॉर्ट सर्किटिंग के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, जब बहुत लो रेसिस्टेंस की अंदर से जो है वो सर्किट के अंदर से करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए और रेसिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाए, तो वो शॉर्ट सर्किटिंग होती है। ऐसा कब हो सकता है, तो बेसिकली ये जो अब हम इसका जो है वो टेक्स्ट से अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। इफ अगर लो रेसिस्टेंस जो है वो किसी पाथ में हो जाती है तो करंट की वैल्यू एकदम से सडनली जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे मैंने बताया, और हीट की वैल्यू तो I का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से, और वो हीट और ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जिस सर्किट के अंदर आग भी लग सकती है। और ये कब कब हो रहा है, ये एक लो रेसिस्टेंस पाथ जब और हाई करंट जो फ्लो कर रहा है तब हो रहा है। दूसरा हम लोगों ने जो रीजन अभी देखना है वो ये है कि अगर बहुत सारे अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट के अंदर हम लोग फिट करके लगा दें तो इतना ज्यादा करंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हम लोग जो है वो निकाल पाते, और जिस वजह से जो है वो एक सिंगल सॉकेट के अंदर हाई पावर का कोई कनेक्शन जो है वो लगाने से ये शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के पास हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जब मान लो कोई सर्किट बोर्ड के अंदर ही कोई तार जो है वो उसका इंसुलेशन खराब हो,
ठीक है, और वो जो है वो बीच में से किसी को टच वायर्स को आपस में कर जाए और वहां से एक और सिंपल सा पाथ जो है वो निकल आए लो रेसिस्टेंस वाला, जिस वजह से भी जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा फंडा है शॉर्ट सर्किटिंग का, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास ना एक कॉन्सेप्ट रहता है अर्थ वायर का। ये मैं ना आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, अर्थ वायर, फ्यूज और कलर कोडिंग ऑफ द वायर्स। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले ये डायग्राम से जो है ना वो हम लोग चीजों को समझते हैं। ठीक है, हमारे घरों की जो सप्लाई आ रही है ना उसके अंदर 3 तरह की तारें हैं। पहली तार है अर्थ वायर, जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखी है, जिसका कलर कोड जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, ग्रीन जो है वो होता है। ठीक है, दूसरी वायर है लाइव वायर, जो मेन सर्किट के अंदर हमारे पास सप्लाई को जो है वो लेके आ रही है। इस पर्टिकुलर वायर को हम लोग जो है वो लाइव वायर बोल देते हैं, और लाइव वायर इस पर्टिकुलर तरीके से हमारे घरों के अंदर जो है वो सप्लाई को लेके आ रही है। उसके बाद हम लोगों के पास आती है न्यूट्रल वायर, जो कि इस तरह से जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हर एक वायर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो अंडरस्टैंड करना है। देखो, लाइव वायर तो मेन सप्लाई को लेके आ रही है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ताकि सर्किट्स के अंदर से करंट फ्लो कर सके, वो लाइव वायर की वजह से ही जो है वो हो रहा है। अब सारे अप्लायंसेस पैरेलल में जो है वो कनेक्ट होते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था। तो ये पैरेलल सर्किट जो है वो फॉर्म हो रहा है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये बेसिकली अगर आप रेसिस्टेंसेस की फॉर्म में देखो तो ये कुछ ये इस तरह से जो है वो रेसिस्टेंसेस हम लोगों के पास सर्किट के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 220 वोल्ट की सप्लाई जो है वो हो रही है। अब ये हमारा अप्लायंस है, ये हमारी लाइव वायर है, और लाइव वायर के अंदर से सप्लाई जा रही है, और ये कनेक्शन जो है वो साथ में किसके साथ कनेक्टेड है, एक न्यूट्रल ब्लैक कलर की वायर के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अब ये न्यूट्रल ब्लैक कलर की वायर बेसिकली किस चीज में हेल्प कर रही है कि इस वायर के अंदर 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, और ये वायर इज मेंटेन्ड एट 0 पोटेंशियल, जिस वजह से क्या हो रहा है, लाइव वायर से करंट जो है वो न्यूट्रल वायर की तरफ फ्लो कर रहा है, जो कि अप्लायंस से होके निकल रहा है। ठीक है, ये ऊपर लाइव वायर होगी, नीचे न्यूट्रल वायर होगी, और यहां से हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो है वो हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा ये न्यूट्रल वायर का कॉन्सेप्ट हो गया। पर अर्थ वायर का क्या काम है, कई बार क्या होता है हम लोगों के पास बहुत ज्यादा करंट जो है वो इसके अंदर आ जाता है, या बहुत ज्यादा सप्लाई जो है वो इसके अंदर आ गई। ठीक है, लेकिन इसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है सप्लाई को होल्ड करने की। अगर मान लो यहाँ पे सारी की सारी सप्लाई ही इसके करंट के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है, मतलब सारी की सारी सप्लाई जो पोटेंशियल डिफरेंस की आई वो पूरी की पूरी ही करंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी, तो ये अप्लायंस जो है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक अर्थ के साथ एक इसका कनेक्शन बना देते हैं, जिसको हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं। इसका क्या फंडा रहता है, अगर एक्सेस करंट जो है वो इस सप्लाई के अंदर या इस अप्लायंस के अंदर आ गया, तो वो अर्थ के ऊपर जो है वो चला जाता है, या अर्थ के अंदर जो है वो चला जाता है। तो अर्थ वायर बेसिकली एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहीं पे क्रिएट हो रहा है, तो वो सारा का सारा करंट जो है वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाता है, और अप्लायंस हमारा बच जाता है, या उसके ऊपर करंट जो है वो नहीं आता, शॉक्स जो है वो उस चीज को टच करने से नहीं लगते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई भी मेरे पास कोई मिक्सी ग्राइंडर है, कुछ है, कई बार हम टच करते हैं उसके ऊपर जो है वो करंट चल रहा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और एक्सेस करंट के निकलने की जगह ही नहीं होती। हो सकता है बिजली वाले ने अर्थ की तार ही ना लगाई हो, तो जिस वजह से उस सर्किट के अप्लायंस के ऊपर ही करंट्स जो है प्रोसेस करने लग जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अगर हम लोगों ने अर्थ वायर लगा के रखी होगी तो एक्सेस करंट जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक सर्किट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के बाद जो है वो हम लोग आते हैं एक बार इनके कलर कोड्स पे। कलर कोड्स ऑफ द वायर्स हम लोगों के पास क्या रहते हैं, लाइव वायर रेड या ब्राउन कलर की रहती है, एनसीईआरटी रेड कोट कर रहा है, आप रेड लिख दें। ये वायर मेन करंट सप्लाई को जो है वो कैरी करती है, और सारे अप्लायंसेस को जो है वो हमारे पास पावर सोर्स देती है। इसको हॉट वायर और लाइव वायर भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा आती है ब्लैक और ब्लू कलर की रहती है। ठीक है, ये कलर्स जो मैंने बताए हैं, एनसीईआरटी इसको ब्लैक कोट कर रहा है, लेकिन ब्लू भी कई बार हम लोग जो है वो देखते हैं बोर्ड्स के अंदर। तो ये वायर कंप्लीट जो है वो बैक पावर करती है और मेंटेन हेल्प करती है फ्लो ऑफ द करंट में। ठीक है, द वायर कंप्लीट्स द सर्किट। ये मैंने बताया ना आपको, ये लाइव सप्लाई है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर अप्लायंस जो है वो लगा हुआ। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रहा है ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, इसलिए न्यूट्रल वायर जो है वो हमारे पास रहती है। और इसका लाइव अर्थ वायर का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एक सेफ्टी मेजर के तौर पे बहुत सारे एक्सेस करंट को किसी फॉल्ट के केस में
अर्थ के अंदर सप्लाई जो है वो डाल के फेंक देती है। ठीक है, उसके बाद ये फंडा जो है वो सबको क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्यूज की। ठीक है, फ्यूज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। मान लो बेटा ये मेरा कोई अप्लायंस है, बहुत महंगा अप्लायंस है, कोई एसी लगा लिया मैंने, और इसके अंदर एक हमारे पास हमने फ्यूज वायर लगाई हुई है इस तरह से, और ये एसी को हाई पावर सोर्स के साथ जो है वो हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो होगा क्या इस पर्टिकुलर जगह पे, अगर आप अंडरस्टैंड करो तो, अगर बाहर की एक्सटर्नल सप्लाई से बहुत ज्यादा करंट एकदम से जो है वो आ जाता है, तो इसके अंदर जो तार प्रेजेंट है ना, वायर प्रेजेंट है ना, उसके अंदर जब ज्यादा करंट फ्लो करता है ना, तो वो वायर की एक अपनी कैपेसिटी है। वो वायर को अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वायर वो हीट होके हमारे पास क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। जैसे ही वायर मेल्ट करेगी, ये सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेक क्यों हो जाएगा, क्योंकि वायर जो है वो मेल्ट करके, जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा हम लोगों के पास, तो इस वायर के अंदर से जो करंट की सप्लाई है वही खत्म होगी। तो वही जब सप्लाई खत्म होगी करंट की, तो हमारा अप्लायंस तो बच गया ना। इसी चीज को हम लोग जो है वो फ्यूज बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्यूज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, एक लो रेसिस्टेंस की तार, नॉट लो रेसिस्टेंस, एक ऑप्टिमम जितना रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड है उस रेसिस्टेंस की तार हम लोग कनेक्ट करते हैं कैलकुलेशंस करके कि ये एसी के अंदर से कितनी सप्लाई है। देखो कई स्विचेस होते हैं 16 एम्पियर के, कई होते हैं 32 एम्पियर के। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा अप्लायंस है उसके स्विच की कैपेसिटी जो है वो हमारे पास रहती है, या इस फ्यूज की जो है वो कैपेसिटी रहती है। ठीक है, उस वायर, उस तरह की वायर के मटेरियल से वो बना होता है। जैसे ही उससे एक्सीड करता है, जैसे उसकी कैपेसिटी मान लो 16 एम्पियर के करंट को सहन करने की है, जैसे ही उससे एक्सीड करेगा तो वायर मेल्ट कर जाएगी, वायर पिघल जाएगी, और हम लोगों के पास जो सर्किट के अंदर सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, और जिससे सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा और हमारा मेन अप्लायंस जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेन इसका फंडा जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो फ्यूल के अंदर, एक फ्यूज के अंदर मेटल की एक वायर है अलॉय की, अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। ये वायर्स जो है वो ज्यादातर यूज होती हैं। इफ अ करंट लार्जर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू जो ये करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका ना ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं सारा समझा चुका हूँ। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किटिंग मैंने जो है वो बता दिया। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बस एक लास्ट है जो मैं आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरलोडिंग हम लोगों का जो है वो रह गया हुआ। स्क्रीनशॉट आई होप जो है वो आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, और हम लोगों के पास ये तो डिस्कस कर लिए फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, ये मैंने आपको जो है वो समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप ले लो। दो यहाँ पे क्या है, मेटालिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो अर्थ वायर से कनेक्ट होते हैं ताकि लीकेज जो है वो हमारे पास करंट की हो सके। शॉक एब्जॉर्बर्स का भी जो है ये काम करते हैं, और अप्लायंसेस को बचाने का जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, और इस स्लाइड में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग, ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही डिस्कस कर लिया। अर्थ वायर का भी हो गया, फ्यूज वायर भी होगी, कलर कोडिंग भी होगी, ये डायग्राम भी हो गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किटिंग का मैंने बता दिया। शॉर्ट सर्किटिंग की ना ये एक डेफिनेशन है, ये भी जो है वो आप नोट कर लो। ये हम लोगों के पास डेफिनेशन क्या होती है, इन डोमेस्टिक सर्किट्स एक सिचुएशन है जब लाइव वायर, न्यूट्रल वायर डायरेक्ट किसी कांटेक्ट में आ गई है किसी एक्सीडेंट की वजह से या फॉल्ट की वजह से वायरिंग के अंदर, तो एक लो रेसिस्टेंस पाथ जो है वो जनरेट हो गया। मैंने वो डायग्राम में जो समझाया था, एक लो रेसिस्टेंस का पाथ जनरेट होने से करंट की वैल्यू बढ़ जाना इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बस हम लोगों के पास ये क्यों होता है, जो शॉर्ट सर्किटिंग है, ये हम लोग जो है वो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है, सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सर्किट के अंदर जो है वो आग लग जाती है। और दूसरा ये क्यों हो रहा है, कई बार वायर की जो इंसुलेशन है, जो बाहर का मटेरियल है वो खराब है, कई बार अप्लायंस के अंदर जो है वो कमी आ गई है, और कई बार एक्सेसिव ओवरलोड जो है बहुत सारे डिवाइसेस एक टाइम पे हमने जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, जिस वजह से कई बार ये इंसुलेशन में जो है वो डैमेज हो जाती है और शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो हो जाती है। मान लो बहुत सारे अप्लायंसेस आपने कनेक्ट कर दिए, तार अंदर जो सप्लाई लेके आ रही है तारें घर की, वही मेल्ट कर जाएंगी, क्योंकि बहुत सारा आपने जो है वो सप्लाई लगा दिया, तो तार मेल्ट कर जाएगी, उसका इंसुलेशन टूट जाएगा और बाकी वायर्स के साथ वो टच कर सकता है, तो वहां पे जो है ये प्रॉब्लम कई बार क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो डैमेज्ड इंसुलेशन एक शॉर्ट सर्किटिंग को कॉज कर रहा है, फॉल्टी अप्लायंस एक शॉर्ट सर्किटिंग को कॉज कर रहा है, जिसमें एक बाईपास करने वाला कोई पाथ जो है वो क्रिएट हो गया किसी उसमें,
ओवरलोडिंग की वजह से हमारे पास हो रहा है जब बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, हीट जनरेट हो रही है जिससे इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो रही है। हम लोगों के पास इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। और इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग हम लोग जो है ये भी मैं इस चीज को भी समझा चुका हूँ। तो लार्ज करंट जो है वो फ्लो करेगा शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, हीट जनरेट होगी जिससे स्पार्क और आग भी लग सकती है और सर्किट भी जो है वो टूट जाएगा, कट ऑफ कर देगा पावर की सप्लाई को। ये भी मैं फंडा मान के चल रहा हूं, आपको क्लियर है? ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो, शॉर्ट सर्किटिंग का आपने ले ही लिया। तो डोमेस्टिक सर्किट्स में शॉर्ट सर्किटिंग किन किन कारणों की वजह से हो रही है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों के पास क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है बिल्कुल इसके जैसा ही है, दैट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में मतलब वही हो गया, एक सप्लाई सॉकेट के अंदर से बहुत सारा लोड हमने जो है वो लगा दिया। ठीक है, जैसे ही बहुत सारा लोड लगाया तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई, वायर के बाहर की इंसुलेशन पिघली, वायर के बाहर की जब इंसुलेशन पिघली तो वायर्स ने दूसरी वायर्स को टच करके जो है वो एक शॉर्टर पाथ जो है वो बना दिया, लो रेजिस्टेंस वाला पाथ जो है वो जनरेट कर दिया, जिससे हम लोगों के पास जो है वो ओवरलोडिंग की वजह से इंपैक्ट्स जो है वो जनरेट होते हैं। ओवरलोडिंग एक डोमेस्टिक सर्किट में एक सिचुएशन है जब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है एक्सीड कर जाए अपनी सेफ्टी लिमिट से, ठीक है, वायर के अंदर से, या दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर देयर। मतलब जैसे ही करंट एक्सीड कर गया, ज्यादा करंट फ्लो करने लग गया तो वायर ऑब्वियसली हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वायर तो मेल्ट ही करेगी, तो ये ओवरलोडिंग है। ठीक है, मतलब अगर कोई अप्लायंस ज्यादा पावर ले रहा है या ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है अपनी यूजुअल वैल्यू से, तो ये इसको हम लोग ओवरलोडिंग जो है वो बोल देते हैं। अब इसका कॉज क्या है? बहुत सारे अप्लायंसेस लगे होना, फॉल्टी वायर जो है वो होना, खराब वायर्स जो है वो होना, डैमेज्ड वायर्स से शॉर्ट सर्किटिंग होती है जिससे ओवरलोडिंग जो है वो हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डैमेज्ड वायर्स से शॉर्ट सर्किटिंग होती है लेकिन ओवरलोडिंग कैसे होती है? बेटा एक चीज देखो, शॉर्ट सर्किटिंग हुई तो सर्किट के अंदर करंट तो इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज किया तो करंट के बढ़ने को ही तो हम लोग जो है, जब ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है उसी को तो ओवरलोडिंग बोल रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग का एक इंपैक्ट है ओवरलोडिंग हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोगों के पास हो सकता है, या कोई अप्लायंस बहुत ज्यादा फॉल्टी होने की वजह से ज्यादा करंट को जो है वो खींचने लग जाए। अब इससे होता क्या? इससे दो चीजें हैं, बहुत सारी हीट होगी, आग लग सकती है, दूसरा सर्किट जो है वो ब्रेक हो सकता है। आजकल मॉडर्न सर्किट इक्विपमेंट्स हैं जिसमें सर्किट ट्रिप हो जाता है। ट्रिप का मतलब है वो कई बार हम लोग बोलते हैं यार वो चेक करियो बाहर जाकर कहीं एलटी ना गिर गई हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जैसे ही सर्किट के अंदर से ज्यादा करंट या ओवरलोडिंग हो रही है या कोई शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, वो स्विच बोर्ड ही ट्रिप कर जाता है और बाहर से जाके हमें दोबारा से वो स्विच ऑन जो है वो करना पड़ता है ताकि हमारा सप्लाई जो है वो हम लोग दोबारा से उसको जो है वो कर सके। तो ये मॉडर्न सर्किट्स इक्विप्ड जो है वो आजकल इसमें है। ये नहीं है कि बार बार अपने को जो है वो भैया को बुला के जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा या सर्किट्स के अंदर तारें बदलवानी पड़ेंगी। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जैसे ही उस चीज को सेंस करता है तो वो सिस्टम्स ही ऐसे बने हुए हैं तो वो ट्रिप कर जाती हैं चीजें जो है। ठीक है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? मल्टीपल पावर सोर्सेज जो है वो ना यूज करो एक पर्टिकुलर डिवाइस से, और अप्रोप्रिएट फ्यूजेस वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से सर्किट्स का ध्यान रखो, और तारों की चेकिंग जो है वो करते रहो, और कुछ टाइम के बाद जब तारें खराब हो जाए तो उनका रिप्लेसमेंट जो है वो जरूर कर लेना चाहिए ताकि उनकी बाहर की जो इंसुलेशन है उसकी एक सर्टेन लाइफ होती है और ताकि उसके बाद जो है वो चीजें खराब ना हो। ठीक है, मैं होप करता हूँ बेटा जी ये सारा चैप्टर जो है वो आप लोगों को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए जो है हम लोग लेके आते रहेंगे। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।